इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। विजय दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूजमनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, विशेष रूप से इंदौर नगर के उन तपस्वियों के लिए सूचना है जिन्होंने इस दशलक्षण महापर्व में 16 कांड महापर्व में तप तपस्या उपवास किए हैं। उनका अलंकरण समारोह का कार्यक्रम आगामी 13 अक्टूबर 2024 को इसी मोहता भवन परिसर में रखा गया है। प्रातः 8:15 बजे से ये अलंकरण समारोह प्रारंभ होगा। जिन्होंने अपने जीवन में दशलक्षण महापर्व में या 16 कांड महापर्व में 5 से अधिक और 9 उपवास किए हैं उन्हें जैन विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। 10 से 15 निर्जला उपवास वाले को जैन विभूषण और 16 से अधिक उपवास करने वाले तपस्वियों के लिए जैन रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। आप तक सूचना पहुंच रही है और आपसे निवेदन है कि 8 तारीख की शाम तक अपना पूरा परिचय कितने उपवास किए हैं फोटो सहित मोबाइल नंबर सहित प्रेषित करें, जिससे आपको 13 तारीख को यहाँ पर सम्मानित किया जाए। और साथ ही परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य इंदौर नगर वासियों को परम पूज मुनिवर के सानिध्य में प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में वो पुण्यशाली हैं जिन्होंने मंडल लेकर अपने परिवार के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ सिद्धों की आराधना करने का अवसर प्राप्त किया है। लेकिन उससे भी महासौभाग्यशाली वो परिवार हैं जो पूरे 108 मंडल की आराधना करने का अवसर प्राप्त करेंगे सामान्य इंद्रनाणी के रूप में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सामान्य इंद्रनाणी की राशि 31,000 रुपये की आवास व्यवस्था सहित और 21,000 रुपये की राशि आवास व्यवस्था से बिना रखी गई है। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपने परिवार के साथ ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और इस महोत्सव के समापन अवसर पर 15 नवंबर को एक इंदौर इतिहास रचेगा। हमने आज तक जैन दर्शन के बहुत से अनुष्ठान देखे, लेकिन पहली बार 108 श्री जी की शोभा यात्रा इंदौर में निकाली जाएगी। अद्भुत व अतिशयकारी दृश्य है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में मंडल पुण्याजक के रूप में अभी भी वेटिंग में स्थान खाली हैं। आप चाहते हैं कि मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने हाँ जी वेटिंग में जो नाम लिखना चाहते हैं आप सादर आमंत्रित हैं। हो सकता है कोई मंडल कैंसिल हो जाए, किसी कारण से आपका वो कन्फर्म हो जाए। आइए हम आप चलते हैं परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज का यह विश्व प्रसिद्ध शंका समाधान का अपन कार्यक्रम
शुरू करें। गुरु चरणों में सबसे प्रथम प्रश्न कर रहे हैं नीरज कुमार जी जैन, SGSITS के प्रोफेसर हैं। वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में सुनील जी जैन इंदौर तैयार रहें। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के इच्छा में महाराज श्री, आप जैसे संत हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं कि गुरुओं से, गुरुवाणी से, जनवाणी से यदि डायरेक्ट आपको रूबरू होना है तो मूल ग्रंथ की ओर चलें, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करें। महाराज श्री, ये जो ग्रंथ हैं अधिकतम प्राकृत भाषा में मिलते हैं और 3 अक्टूबर को मैंने प्रधानमंत्री जी के सोशल मीडिया हैंडलिंग से पढ़ा कि प्राकृत भाषा को अन्य 4 भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा में इसको शामिल कर लिया गया है, अभी क्लासिकल लैंग्वेज में इसको शामिल कर लिया गया है। महाराज श्री, मेरा जो शंका है, मेरी जो प्रश्न है वो ये है कि किस तरह से ये जो सम्मिलीकरण है इसका शास्त्रीय भाषा के तौर पर, ये पुनः किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय विज्ञान के संवर्धन, भारतीय विज्ञान के पुनर्स्थापन और भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक के रूप में संभवतः कार्य कर पाएगा, और ये कैसे होगा संभव? महाराज श्री, इसमें भी आपसे समाधान अपेक्षित है महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने प्राकृत भाषा के गौरव, गरिमा और महिमा को ध्यान में रखते हुए इसे विशेष रूप से 4 प्रमुख भाषाओं में स्थान दिया है। संपूर्ण जैन समाज को इसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक भाषा के माध्यम से संस्कृति के संवर्धन और विकास का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाषा से संस्कृति का प्रवाह बनता है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका है। जब तक हमारी भाषा सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित है। प्राकृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत उसका परिष्कृत रूप है। जैन आचार्यों ने आम वाणी को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने जन भाषा में ही अपने साहित्य का सृजन किया, और तीर्थंकरों की मूल भाषा भी प्राकृत थी, और उसी लिए अधिकतर जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में निबद्ध हैं। हमारा मूल मंत्र महामंत्र नमोकार भी प्राकृत में है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हर नमोकार के आराधक के मुख से प्राकृत का उच्चारण होता है। सरकार ने अपना काम किया। अब हमें चाहिए कि हम प्राकृत भाषा का अधिकतम प्रचार प्रसार करें। अनेक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में प्राकृत को रखा गया है। भारत सरकार ने अभी क्या प्रावधान प्रस्तुत किया है मुझे उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं मीडिया से दूर रहता हूँ। मैं चाहूँगा सरकार ने, आज तो 3 तारीख या 6 तारीख हो गया, बेहतर होता मुझे पहले बता देते तो मैं अपडेट रहता। लेकिन सरकार ने क्या कहा है मैं उससे अवगत होना ज़रूर चाहूँगा, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना काम करे, पर हमें इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं खासकर महिलाओं से कहूँगा, 1-2 जगह के विश्वविद्यालयों में जहाँ प्राकृत विभाग की व्यवस्था है पर छात्रों की उपस्थिति न होने के कारण कई जगह वहाँ का जो प्रशासन है उसे बंद करने पर विचार कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए। आपके इंदौर विश्वविद्यालय में, अहिल्यादेवी विश्वविद्यालय में भी सरकार ने 25 करोड़ रुपए की लागत से एक उपक्रम यहाँ शुरू किया है। जैन दर्शन, प्राकृत विद्या, इसके ज्ञान विज्ञान के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें खुद आगे आना होगा। और मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा
कि जिन्हें अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है, जिनके ऊपर अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं है, क्यों ना वे इनके माध्यम से एमए का कोर्स करें। उनके पास पर्याप्त समय, इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो इस तरह के जितने भी विश्वविद्यालय आदि हैं वहाँ ये पाठ्यक्रम चलता रहेगा, आप स्वाध्याय कर पाओगे, भाषा का प्रचार प्रसार करने में सहायक बनेंगे और इससे आपकी संस्कृति की सेवा भी होगी। तो मैं आज के इस मंच के माध्यम से सभी को ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग इतना सब कुछ पढ़ते लिखते सीखते हो, ढेर सारे कोर्सेज करते हो, प्राकृत पर भी एमए जरूर करें, ये कोर्स करें। प्राय लोग अर्थकरी विद्या की तरफ ध्यान देते हैं कि जहाँ हमें अच्छी जॉब मिले, पैकेज मिले। अरे वो सब के लिए तो तुम्हारे पास है, पर प्राकृत से एमए करोगे तो आप अपनी संस्कृति की सेवा कर पाओगे। उससे बड़ा कृत्य इस जीवन का कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, हर व्यक्ति जिसके पास अवसर और अनुकूलता है वो प्राकृत को अपने अध्ययन का विषय बनाए और प्राकृत में एमए अवश्य करें। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर लोग हैं, प्रोफेसर अनिकांत जैन, प्रोफेसर वीर सागर जैन, फूलचंद जी जो बनारस काफ़ी स्कोप, ये लोग काफ़ी इन्होंने इनके प्रयास चल रहे थे। बहुत हाँ, अगला नाम। हाँ, सुनील जी जैन, इंदौर। बंधुओं, आपको बता दें कि इनके साथ में ही आ जाएं, अशोक जी रानी दोषी भी वहीं पे आ जाएं। और इन दोनों की जोड़ी रही 1996 में भी क्षमा सागर जी जब यहाँ पर चातुर्मास हुआ, ये बता रहे थे, वहीं पहुँच जाएं। रानी दोषी तो वहीं पे हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज आशीष जी जैन पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम सुनील जैन है और मैं समावचरण ग्रुप का सदस्य हूँ। 1996 में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था। आदरणीय अशोक दोषी साहब संयोजक थे और मैं सह संयोजक था। उस दौरान क्षमा सागर जी महाराज के साथ दो अलग द्वय थे, पूज्य सम्यक सागर जी और पूज्य उदार सागर जी। सम्यक सागर जी महाराज के हृदय का जो वाल था वो खराब था। चातुर्मास के संपन्न के बाद उनके आप मूल सवाल कीजिए, बाकी सब बातों से अवगत। उनके ऑपरेशन करवाने में हम निमित्त बने थे। हाँ। क्या उसका दोष हमको भी लगेगा? देखिए, और उसी समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये एक संयोग था। आपने जो कुछ किया अच्छा ही सोच के किया होगा। अब इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक सलाह सभी से दूंगा, कभी भी किसी भी त्यागी की कोई भी चिकित्सा कराओ, उसके संयम की मर्यादा को सुरक्षित करते हुए कराओ। यदि कदाचित ऐसा कुछ हो जिसमें उसके संयम का निर्वाह संभव न हो, तो कुछ भी करने से पहले उसके आचार्य से आशीर्वाद लो, उनकी अनुशंसा लो। जब तक उनकी अनुशंसा न हो तब तक अपने स्तर पर कोई कार्य ना करो। ये सभी के लिए मेरा संदेश है। इस प्रकरण में मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो आपके मन में एक सल और बैठ जाएगी। तो जो होना था सो हो गया, उसको भुला दीजिए। लेकिन आगे सब के लिए मैं संदेश जरूर देना चाहता हूँ, आचार्य सर्वोपरि होते हैं। वे कह दे आपको कोई दिक्कत नहीं, और वो ना कहे तो आप आगे आकर न सलाह दें न कोई प्रयास करें। उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये एक संयोग है। आशीष जी जैन पाटनी, जो उज्जवल जी पाटनी के भ्राता हैं, प्रसिद्ध मोटिवेशनल। हाँ, मैं चाहूँगा उनका सम्मान भी धर्म प्रभावना समिति कमेटी के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी और दिलीप जी वहाँ पर पहुँच जाएं। दिलीप जी गोदा, हर्ष जी भी हैं महामंत्री, वे वहीं पर उनका सम्मान कर दें। महिलाओं के सम्मान के लिए चंदन माला जी पाटोदी आ जाए। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन मंडला। नमोस्तु गुरुदेव। मैं छत्तीसगढ़ जैन समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पण करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं देश का सबसे पहला, मेरी रुचि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वास्तु की तरफ ज़्यादा है। इस संदर्भ में मेरा एक प्रश्न था कि मैं चाहता था हमेशा लोगों को ऐसे समाधान दिया जाए जिसमें खर्च ना हो
और समाधान अच्छे से प्राप्त हो। तो इसमें मैं हमेशा मयूर पंख को प्रमुखता देता था कि मयूर पंख के द्वारा जो हम समाधान कर सकते हैं वो किसी के द्वारा नहीं कर सकते। तो गुरुदेव, इस संदर्भ में मेरा एक प्रश्न था कि जो पीछे हमारे घर में पुराने से पड़ी रहती है, क्या उसके मयूर पंख को निकाल कर हम उसको समाधान के रूप में दे सकते हैं? क्या उसको हम ज़मीन के अंदर गड़ा सकते हैं दिशा के रूप में, या हम उसको वॉल पर चिपका सकते हैं किसी भी हम समाधान के रूप में? तो गुरुदेव, इसका प्लीज़ आप हमें समाधान दीजिए और हमारा दिशा प्रशस्त कीजिए गुरुदेव। देखिए, मयूर पंख आदि पर हमने ऐसा कोई प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन बचपन से ये सुनते थे कि मयूर पंख पुस्तक में रखने से विद्या बढ़ती है। सही बात। हम लोगों से कह दिया जाता था तो हम लोग भी किताबों में रखते थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किताबों में विद्या रखने से विद्या बढ़ी या दिमाग में विद्या भरने से विद्या बढ़ी, ये अलग विषय है। आज पहली बार मैंने सुना है कि मयूर पंखों के माध्यम से ज्योतिषी समाधान आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल है तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, आप कर सकते हैं। रहा सवाल पिच्छी के पंखों को अलग से रखने का, तो ये थोड़ा उचित सा नहीं लगता, क्योंकि उससे पिच्छी बिखर जाएगी। एक आध पंख रखो तो ठीक है, अगर ऐसे करो तो सारे पिच्छी के पंख ही बिखर जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, हाथ में डंडी हो जाएगी। पिच्छी को लोग पूज्यता के भाव से, श्रद्धा से रखते हैं, और घरों में पिच्छी इसी भाव से रखना चाहिए कि ये पिच्छी मेरे घर में है, और जब भी पिच्छी पर नज़र जाए, हे भगवान कब मेरा सौभाग्योदय हो कि मैं पिच्छी को धारण कर सकूं। जय जय गुरुदेव। और हाथ में पिच्छी आ जाए ना तो सब समाधान हो जाएगा। तुम्हारा तो होगा ही होगा, तुम्हारे दर्शन करने वालों को भी समाधान मिल जाएगा। जय जय गुरुदेव। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। मैं यही सलाह दूंगा कि ये पिच्छी के पंख का प्रयोग एक आध के लिए मैं नहीं कहता, पर इस तरह से करना उचित नहीं है। मयूर पंख बहुत मिलते हैं, उन्हें संग्रहित करके रखो और उसे अपने तरीके से ऊर्जावान बनाए और उसकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। नमोस्तु बहुत गुरुदेव। बहुत नमोस्तु। ऋषभ जी जैन आज अपने बीच में STM मंडला उपस्थित हैं और उनके साथ में समस्त प्रशासनिक अधिकारी जो आए हैं वे भी उपस्थित हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। ऋषभ भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में पूरे इस चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश चंदनवाला पाटोदी जो 2-3 दिन से उनका प्रश्न रह रहा था। प्रशासनिक ग्रुप में 2 को तो 2, इतने सारे प्रशासनिक ग्रुप में 2 प्रश्न, ऋषभ भाई एक आप और एक और पूछ 2-3 कर लो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के हम सभी पूर्व प्रशिक्षार्थी हैं और पूरे परिवार के साथ हम आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कहते हैं। नमोस्तु गुरु। पहला प्रश्न गुरुदेव ये है कि हम सभी ने अभी कई मौके पर आपस में चर्चा की और जबलपुर तथा अन्य जिलों के प्रवास के दौरान यह बात मेरे संज्ञान में आई है कि हमारे समाज के मंदिरों की बहुत सारी संपत्तियां जो कि ट्रस्टों के रूप में हैं, या तो वो उनके रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हैं, ट्रस्ट के बायलॉज अपडेट नहीं हैं, ट्रस्टियों के नाम अपडेट नहीं हैं और मंदिरों में वो शामिल नहीं हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि लीज बनी हुई है पर उनका नवीनीकरण नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा अन्य जगहों पर भी होगा। क्या गुरुदेव, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसी कोई कमेटी अखिल भारतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर तैयार हो जिसमें राजस्व, न्यायपालिका, पुरातत्व एवं ट्रस्ट के जानकार सभी शामिल हों और सभी मंदिरों की समीक्षा करते हुए ऐसा कुछ काम करें ताकि जो संपत्तियां हैं वो अपडेट हो जाएं।
बहुत बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उपस्थित किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। कभी हमने इन लोगों को मड़िया जी में पढ़ते हुए देखा है और आज आगे बढ़कर ये लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए देश प्रदेश और समाज की सेवा करते हुए धर्म प्रभावना के कार्य में लगे हैं। मैं समझता हूँ गुरुदेव के सपने को साकार करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये कहूँगा कि देश में सबसे पहला प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 1990 में जबलपुर में गुरुदेव के निर्देशन में खुला, दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान। आज तो बहुत सारे खुले। ये क्रांत दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति थी और तब से अब तक वो निरंतर संचालित है। और अब तो बहुत अच्छी बात है, जियो और जीटो जैसी संस्थाएं भी आगे आकर इस क्षेत्र में काम कर रही है और प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है और हमें इस दिशा में और तत्परता दिखानी चाहिए। आपने जो सवाल किया ये बहुत गंभीर है। मैं पूरी समाज से ये कहना चाहूँगा कि संपत्ति आने वाले दिनों में बहुत मूल्यवान होगी, क्योंकि सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। संपत्ति है जिसे केवल घटना है, बढ़ना नहीं। इसलिए हमारे जितने भी मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, धार्मिक सामाजिक आयतन और संस्थान हैं, उनकी परिसंपत्तियों को पूरी तरह सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस मंच से पहले भी अनेक बार इस बात की चर्चा की है। वर्तमान के जितने नए मंदिर हैं उनके दस्तावेज तो फिर भी सुलभ दिखते हैं, पुराने मंदिरों के दस्तावेज देखने को नहीं मिलते। कई जगह ऐसे है कि हमारे पुरखे लोग होते थे, उनके पास वो सारे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।